नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि आज हम किसको डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सिलेबस। किसका सिलेबस? ग्रुप डी का सिलेबस। तो जैसा कि मालूम है, सभी को पता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, ग्रुप डी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ग्रुप डी के फॉर्म भरने के साथ साथ हमें उसका सिलेबस भी पता होना चाहिए, कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हम जिन सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उन टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आज सिलेबस को डिस्कशन हमें आज करना है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। इन किस टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं, कौन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि आपको ग्रुप डी की वैकेंसी जो आई है 32,000 प्लस वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है, इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद में आप यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी आपके फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद में आप ज्वाइन कर लेते हैं। ये है आपका ग्रुप डी की भर्ती का प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के साथ में सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीटी की, क्योंकि जब हम सीबीटी देंगे तो सीबीटी देने के लिए हमारे पास में होना चाहिए सिलेबस कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आज मैं उसी पर ये वीडियो लेके आया हूँ। अब आता है आपका ये सीबीटी यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबको मालूम है कि 10th या फिर आपके पास में कोई आई डिप्लोमा होना चाहिए, यानी आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। आयु सीमा जो है वो 18 से 33 वर्ष तक है। बाकी आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो एससी एसटी और ओबीसी को इसमें छूट मिलती है। फिजिकल टेस्ट में आपको वजन उठाना है लगभग 35 किलो का, और 35 किलो का वजन उठाने के बाद में आपकी दौड़ करनी है, और उसके बाद अलावा भी अलग से एक दौड़ होती है। अब बात करते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न है जो कि आपके सामने आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनसे कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी यहां पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका अगर टोटल देखा जाए तो इनका टोटल बैठता है आपका 100 प्रश्न, यानी 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और ये 100 क्वेश्चन किस किस में डिवाइड है वो मैंने आपको बता ही दिया। और ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो टाइम मिलता है वो हमें केवल 90 मिनट का टाइम मिलता है। तो हमें लगभग 1.5 घंटे में ही 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करना होता है वो भी सही सही। अगर आप गलत करने की कोशिश करते हो तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग में आपका 1/3 यानी आप 3 क्वेश्चन करोगे तो 1 नंबर आपका, गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम समझ चुके हैं कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैथ्स है। तो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो 25 क्वेश्चंस के लिए हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है, हम आज उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने आपको सारा सिलेबस लिख भी दिया है, आपको दिखा भी दिया है, और आप इसे नोट भी कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इनको लेकर आपको चलना है, इन्हीं से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सा टॉपिक है जिसको सबसे ज्यादा करना है। तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर सिस्टम, यानी नंबर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को आपको टॉपिक को पढ़ना है। नंबर सिस्टम के अलावा आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है ग्रुप डी में, तो बोर्ड मास से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड मास के अलावा डेसिमल्स यानी दशमलव जो संख्याएं होती हैं उनको सॉल्व करना, तो इनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फ्रैक्शंस यानी भिन्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, लासापा और मासापा, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो लासापा मासापा बोलते थे। यहाँ पर लघुत्तम समावर्त या फिर एलसीएम कहते हैं, और महत्तम समावर्त जिसे हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बाद मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रिगोनोमेट्री। तो ये क्वेश्चन आपके इनसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी और भी चैप्टर हैं जिसमें आपका जियोमेट्री है, कैलेंडर एंड क्लॉक है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एल्जेब्रा, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, एज कैलकुलेशंस एंड पाइप एंड सिस्टर्न्स। तो ये पूरा आपका मैथ्स का सिलेबस है।
आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और इन टॉपिक को कवर करने के साथ ही आप लगभग 25 में 25 कर सकते हैं, क्योंकि ये बोनस पॉइंट होता है। मैथ्स अगर आपको अच्छे से आता है और मैथ्स के आप सॉल्यूशन अच्छे से कर सकते हैं तो आपको यहां पर पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो इस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं और इसके अलावा रीजनिंग पर, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपको आता है तो तुरंत इसका सॉल्यूशन करिए और आंसर आप पाइए। लेकिन अगर आपको आंसर, जहां पर अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में ऐसा बहुत कुछ है, बहुत वाइड सब सिलेबस होता है उसका, और उसको क्या होता है कि हम कभी कभी हमें सब्जेक्ट में 25 में से या 20 में से 10 और 12 या 15 तक अगर आ रहे हैं तो बहुत बेनिफिट यानी बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो हमारा मैथ्स और रीजनिंग पर रहता है। ठीक है, तो मैथ्स का सिलेबस आपको पता ही चल गया है। जिसके बाद में बात करते हैं, अगला टॉपिक है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस। तो इसकी बात करेंगे। रीजनिंग में हमसे क्या क्या पूछा जाता है, तो एनालॉगी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाता है, रिलेशनशिप्स पूछा जाता है, जंबलिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीआई एंड सफिशिएंसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट यानी एक स्टेटमेंट दिया होता है, आर्गुमेंट असम्पशंस, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहां पर अल्फाबेटिकल सीरीज यानी सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपकी अल्फाबेटिकली होती है, जहां पर आप अल्फाबेटिक का यूज करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, कभी कभी आप देखे होंगे कि प्लस की जगह पर अगर माइनस कर दिया जाए या डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब आपका आंसर क्या होगा, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आता है। स्लॉक के क्वेश्चन आते हैं। स्लॉक के अलावा आप देखेंगे वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, कंक्लूजन के क्वेश्चन आते हैं, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सीरीज है आपकी, और एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाती है, और डायरेक्शंस यानी दिशाओं का ज्ञान भी यहाँ पर कराया जाता है। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है और रीजनिंग से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छा लेवल आता है। आप अगर सॉल्व करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप मैथ और यहाँ पर कंप्लीट यानी पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना, गलत करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है जो कि 1/3 है। तो 1/3 को भी ध्यान में रखते हुए इनको सॉल्व करना है। ये नहीं है कि ये बोनस पॉइंट है तो इनको सॉल्व ही कर लेते हैं, चलो आता है, और ज़्यादा टाइम अगर लगता है तो उस चीज़ को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन को पूरा करने के लिए सिर्फ 90 मिनट मिली है। तो जो क्वेश्चन आपको टाइम लगाता है उस क्वेश्चन को आप उस टाइम पे छोड़ सकते हैं, उसको लास्ट में करने का सोचिए अगर आपको टाइम मिलता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। जीए से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जिसके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन 20 क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड किया गया है, तो आपको यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखे हैं कुछ, इसमें क्या क्या पूछा जाता है भाई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, कल्चर से आते हैं, पर्सनालिटीज से आते हैं, अदर्स का मतलब है स्टैटिक जीके का पूरा पार्ट। ठीक है, पॉलिटीज, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इन चारों को हम अलग अलग पढ़ते हैं और अलग अलग इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इनके क्वेश्चन जो आते हैं वो मिक्स आते हैं, वो तो आपको मालूम ही है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हमें इनके सिलेबस को भी जानना है कि वास्तव में अगर पॉलिटी बोल दिया तो कि पॉलिटी कोई टॉपिक नहीं है, पॉलिटी कोई एक प्रकरण नहीं है, हमें इससे रिलेटेड इसके अंदर आने वाले उन टॉपिक को भी पढ़ना होता है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वास्तव में पॉलिटी से पूछा क्या जाता है। तो यहां पर पूछा जाता है संविधान की प्रस्तावना, यानी संविधान है तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपकी पूरी मूल आत्मा जिसे कहा जाता है, संविधान की आत्मा जिसे कहा जाता है, जो कि प्रस्तावना है, नेहरू ने दी थी, उसके बारे में। मूल अधिकारों के बारे में, जो कि आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं। संविधान के स्रोतों की, यानी कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया, इसके बारे में पूछा जाता है। अनुसूचियां पूछी जाती हैं। संसद के बारे में पूछा जाता है, कौन सा आर्टिकल है संसद के लिए। सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उच्च न्यायालय, राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, जो कि योजना आयोग की जगह पर आया, जिसके अध्यक्ष आपके पीएम होते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, या फिर मैं कहूँगा जो टैक्सेशन की व्यवस्था, जैसे जीएसटी के बारे में हम इसमें समझेंगे। राजभाषा की बात करते हैं। पंचायती राज, महान्यायवादी, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अधिनियम, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। कौन कौन से आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे राष्ट्रपति का आर्टिकल पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री का आर्टिकल क्या होता है, या फिर उपराष्ट्रपति का आर्टिकल, यानी एक उपराष्ट्रपति होगा उसका आर्टिकल क्या है। तो ऐसे आर्टिकल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको पॉलिटी में पढ़ने होते हैं। ये आपके टॉपिक हैं, इनको पढ़ के आप जरूर जाइएगा। जब आपका एग्जाम हो तब तक आप इनको कंप्लीट
पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से थ्योरी को कंसेप्ट बेस पे। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग भी बैच लेके आ रहे हैं ग्रुप डी का, जो कि आपका कुछ टाइम में शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले आप फॉर्म को भरिए, सिलेबस को समझिए, उसके बाद में आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर कोई ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और ग्रुप डी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो पोस्ट से रिलेटेड हो, या फिर आपको पोस्ट समझ में नहीं आ रही हो, कितनी वैकेंसी हैं, सबके बारे में वीडियो बना चुके हैं। आप उनको जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद में फॉर्म भर सकते हैं। अब जो बात कर रहे हैं हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। पॉलिटी को समझ लिया, समझते हैं ज्योग्राफी को। तो यहाँ पे आपसे मौसम और जलवायु के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जानते होंगे मौसम जो कि आपका रोजाना चेंज हो जाता है, जलवायु जो कि आपका एक लगभग एक एवरेज माना जाता है कि 30 सालों के जो रिसर्च की जाती है, तो उस 30 सालों के बीच में जो भी परिघटनाएं होती हैं वो क्लाइमेट के अंदर आती हैं। कृषि के बारे में बात करते हैं तो कृषि से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज्योग्राफी में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे रबी की फसल की बात की जाए, खरीफ की फसल की बात की जाए, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करी जाए तो लैटिट्यूड पर, लॉन्गिट्यूड पर, यानी फिर मैं कहूँ कर्क रेखा पर कौन कौन से देश हैं, कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से गुजरती है। जब मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूंगा तो यहाँ पर टाइम की बात की जाएगी, तो टाइम आपका लंदन में कितना टाइम है, वो आपके IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कौन सी रेखा है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात की जाती है, जो कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत 7 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, यानी हम जब स्थल की बात करेंगे तो स्थल से जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नदियों के बारे में बात करूँ तो नदियों में आपने देखा होगा कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वो 3 नदी तंत्र हैं, सबसे मुख्य नदी तंत्र जिन्हें माना जाता है, चाहे वो आपकी सिंधु नदी तंत्र हो, इसके अलावा आपकी गंगा नदी तंत्र हो, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो। तो आप जानते हैं कि तीनों नदियां का तंत्र का मतलब होता है एक पूरा सिस्टम, और इस सिस्टम में बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं। और यहाँ पर हम संगम की भी बात करेंगे, और आज टाइम पे महाकुंभ भी चल रहा है, तो वो भी एक संगम है, यानी जो कि आपका प्रयागराज में 3 नदियां आकर मिलती हैं, तो वो भी हमारा इसमें हम पढ़ने वाले हैं। पर्वत की बात करेंगे, जैसे आपका हिमालय पर्वत है, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और इस हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर हिमालय पर्वत रेंजेस हैं, और जो रेंजेस हैं इनके अंदर माउंटेन है। तो आप इन सारी चीज़ों को हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, और मैं आपको यहाँ पे ज्योग्राफी ही पढ़ाने वाला हूं। तो आप इस पर फोकस करिएगा कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। पठारों की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भाग की अगर मैं बात करूं तो प्रायद्वीपीय भाग जो कि आपका गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर बहुत सारे पठार मिलते हैं, तो उनकी बात करेंगे। भारत में झीलों की बात करेंगे तो सबसे ऊंची झील, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारी झील, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील, और सबसे ज़्यादा नमक वाली झील कौन सी है, सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस को तैयार कराने वाला हूं मैं, और क्या क्या मैं कराने वाला हूं वो मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ। मिट्टियों के बारे में बात की जाए तो मिट्टियाँ कहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, लाल मिट्टी पर क्या हम फसल कर सकते हैं, लैटेराइट का रंग कैसा होता है, लैटेराइट का किस वजह से रंग होता है, लैटेराइट में कौन कौन सी फसल हम कर सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। बांध से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी नदियों पर कौन कौन से बांध हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। जल संधियों की बात करने वाले हैं, इसमें जल प्रपातों की बात करने वाले हैं, वाटरफॉल्स की बात करते हैं तो वाटरफॉल्स कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं हमारे देश में उसकी बात करेंगे। जबलपुर में कौन सा है, आपने सुना होगा धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ पर है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। दरें लिखी हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, दर्रा है, यानी पासेस की बात की जा रही है, जो कि मैं अभी फाउंडेशन बैच में भी कंप्लीट करा के चुका हूँ, और इसके अलावा मैं इसमें ग्रुप डी को अलग से भी पढ़ाने वाला हूँ, कौन कौन से दर्रे इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, परिवहन की बात करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात, और ट्रांसपोर्टेशन में आप जानते ही हैं कि हम लोग सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से और वाटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जनजातियों के बारे में बात करने वाले हैं, जनगणना के बारे में बात करेंगे, या फिर हम पढ़ेंगे, आपको इसमें इसे सिलेबस है आपका पूरा। वन जनगणना की बात करूँ तो 2011 की जनगणना को हमें पढ़ना होता है, क्योंकि 2021 में जो जनगणना होनी थी वो कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई, जो अभी तक ही नहीं हो पाई है। तो 2011 की जनगणना इंपॉर्टेंट रहेगी, तो 2011 को ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
हैं। वन रिपोर्ट, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट भी आती रहती हैं, तो वन के बारे में रिपोर्ट आती हैं, तो उनके बारे में जानना कि हमारे यहाँ पे कितने जंगल पाए जाते हैं। और इनके अलावा भी आप टाइगर सेंसस की बात करेंगे तो टाइगर, हमारे यहाँ पे कितने टाइगर हैं। टाइगर सेंसस के अलावा आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे हाथियों, मतलब जो अदर चीज़ें हैं उनका भी सेंसस आपकी आती है, तो उनको भी हम बात करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान के, भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, भारत में कौन कौन से अभयारण्य हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से पूछे जाते हैं, वो सारी इन चीज़ों में हम बात करेंगे। और वैसे भी आपका ये पूरा सिलेबस है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका ज्योग्राफी का सिलेबस। अब बात करते हैं हिस्ट्री में क्या पूछा जाता है। तो हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महाजनपद, मौर्य काल, गुप्त काल, वेद, दक्षिण भारतीय राज्य एवं उनके शासक से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुगल काल, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, 1857 की क्रांति, मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी युग यानी गांधीयन एरा जो है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। हमें पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए ग्रुप डी 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अर्थव्यवस्था की मूल बातें, मुद्रा के बारे में बात करेंगे, लागत, उत्पादन, खपत और बाजार, मांग और आपूर्ति। तो सबसे पहले आपको इकोनॉमी का जो टर्म है, इकोनॉमी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो टर्म यूज होता है वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई ही यूज होती है। तो आपकी पूरी इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई पर ही आधारित है। तो इसको हम करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से जहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भारत की कर प्रणाली से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन क्या हुआ, बैंक का नेशनलाइजेशन क्या हुआ, कि पहली बार नेशनलाइजेशन में कितनी बैंकें थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कितनी बैंकें मर्ज हो चुकी हैं, भारत में टोटल कितनी बैंक्स हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। बैंकिंग समिति, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने वाला कौन होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कितनी बार में बनाई जाती है, इसकी पॉलिसी में कौन कौन से इसके सदस्य होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो वो आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा भी। और ये आपका सिलेबस है इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आपके किन किन से चीज़ों से, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। बाकी आपको स्टैटिक जीके को भी तैयार करना है। तो स्टैटिक जीके में आपने देखा वाद्य यंत्र, ये आपने जो आपका अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा आपने वाद्य यंत्र के बारे में सुना होगा कि ये वाद्य यंत्र कौन बजाता है, इसके बारे में बताना है। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करेंगे, नर्तक और नर्तकी के बारे में, शास्त्रीय संगीत, संगीत घराने, चर्चित पुस्तकें। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो लॉन्च होती हैं उनके बारे में, और कौन कौन सी चर्चित पुस्तकें का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हैं उनके बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछाते हैं। पर भारत एवं विश्व के प्रमुख संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, जहां पे आप जानते हैं ब्रिक्स क्या होता है, हम जानते हैं G20 क्या होता है, G7 क्या है। तो यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप इनमें पढ़ने वाले हैं। वो किसमें पढ़ेंगे हम, स्टैटिक जीके में। विश्व विरासत स्थल, महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं, कि कौन कौन सी तारीख में कौन कौन से दिवस आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज कौन से हैं, पर त्योहार कौन से आते हैं, मेले कौन से हैं, मंदिर आदि के बारे में हम यहाँ पे स्टैटिक जीके में कवर करेंगे, जिससे कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम अच्छा जाए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो आपको रोजाना पढ़ना होता है, डेली रूटीन में आपको लाना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स में ये टॉपिक बनाए जाते हैं, ना कि करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक आप बुक लेके आएंगे तो आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। लेकिन जब हम खुद से लिखते हैं, अगर आप रोजाना क्लासेस लेंगे तो वहां पर आपको अपने अपने टॉपिक बना लेंगे कि हाँ ब्रांड एम्बेसडर बना है तो आप ब्रांड एम्बेसडर वाली एक लिस्ट अलग बनाएंगे। अगर कोई नई नियुक्ति हुई है तो नई नियुक्ति वाली एक लिस्ट बना लेंगे। रोजाना पढ़ेंगे, उन चीज़ों को अपडेट करते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अलग अलग से कह सकते हैं, अलग अलग टॉपिक बना सकते हैं, इन पेजेस पे आप लिख सकते हैं। अगर कोई योजना आती है तो योजना वाले पेज पे लिखेंगे। पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में अगर कोई टॉपिक आता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस होंगे या फिर जो भी आप थ्योरी लिखना चाहते हैं वो इस पर एक पेज पर लिखें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप एक पेज बनाएं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं, ये टॉपिक हैं, ये टॉपिक वो हैं जो इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इंडेक्सेस आती हैं यानी सूचकांक आते हैं कि भारत की पोजीशन क्या होती है, वर्ल्ड में सबसे टॉप पर कौन है, इसको निकालने वाला कौन है। तो ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इसके लिए आप अलग से एक पेज बनाएंगे और उस पेज पर रोजाना अपडेट करते जाएंगे। अगर कोई इंडेक्स तो रोजाना आती नहीं है,
भी जब भी आएगी तो आपको वो इंडेक्स वाले पेज पर लिखनी होगी। तो मैं आपको वो लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका भी बता रहा हूँ, जिससे आप उन चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएं। ब्रांड एम्बेसडर तो ये भी रोज नहीं बनते, आप एक पेज बना लो, जब भी बने अपडेट कर दो, जब भी बने अपडेट कर दो। तो ऐसे पढ़ोगे तो शायद चीज़ें जल्दी आसानी से आ जाएंगी, और रोजाना पढ़ने से और अच्छे से चीज़ें आती हैं। चर्चित व्यक्ति कौन है इनका, और कौन सा ऐसा चर्चित व्यक्ति जिसका निधन हुआ, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। नई नियुक्तियां कौन सी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय समझौते और पुरस्कार और युद्ध अभ्यास। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। आप अलग अलग टॉपिक को लिखकर आप खुद लिख सकते हैं, आपको बुक लेने की शायद जरूरत ही ना पड़े अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो, ठीक है। और लेकिन ये डेली करंट अफेयर डेली पढ़ना होता है। इसके बाद में अब बात करते हैं हम जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस आपका सबसे बड़ा टॉपिक मैं मानूंगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी को फॉलो करने पर आपको वहां पर 10th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी पढ़नी होती है, जहां से मैंने आपको यहां पर अलग जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अलग से यहां पे बताऊंगा। जबकि आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो नोटिफिकेशन में आपको ये लाइन मिल जाएगी जो कि कहती है कि आपको 10th स्टैंडर्ड की बुक, जो कि एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड की होती है, आप उस पर फोकस करते हैं तो आप इन सिलेबस को कवर कर पाओगे। तो इसमें पूछा क्या जाता है जनरल साइंस में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जनरल साइंस में हमसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में बात की जाती है। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके लग 25 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, यानी 25 क्वेश्चन, यानी साइंस का पोर्शन जो है वो अलग से हमें दिया गया है। तो साइंस का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है इसमें, तो हमें साइंस की तैयारी भी अच्छे से करनी होती है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रुप डी के पेपर में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, तो आपको इसको फोकस करना है। मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस भी दिया है, जो क्वेश्चंस इसके आते हैं उन क्वेश्चंस के आधार पर मैंने यहाँ पे सिलेबस आपको बना के दिया है कि आपको एनसीईआरटी को अगर फॉलो करना है तो एनसीईआरटी से हमें कौन कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपका मोशन, यानी जब हम फिजिक्स के सिलेबस को देखेंगे तो मोशन पर ध्यान देना है, गति पर ध्यान देना है, बल और गति के नियम पर ध्यान देना है जो कि न्यूटन के द्वारा दिए गए। तो ठीक है, न्यूटन ने ही गति के नियम दिए, गति के नियम के आधार पर बल की परिभाषा दी। ये बात किसने बताई, ये न्यूटन ने दी। कार्य शक्ति और ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। गुरुत्वाकर्षण, जिसके बारे में भी न्यूटन ने ही बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी होती है। फ्लूइड के बारे में बात करने वाले हैं, तरल, सरल आवर्त गति को भी आपको पढ़ना होगा फिजिक्स के सिलेबस में। और यहाँ पर हीट एंड टेम्परेचर, यानी ऊष्मा और ताप को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तरंग के बारे में, यानी वेव के बारे में, जैसे आपका साउंड हो गया, लाइट हो गई, ये भी क्या एक वेव ही होती है। तो साउंड भी आपका वेव है, लाइट भी आपकी वेव है। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी को हम अलग से भी पढ़ते हैं, अलग से, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया और मॉडर्न फिजिक्स हो गया। तो ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाते हैं। तो आपको सिलेबस पर ध्यान देना है कि आपको सिलेबस में एनसीईआरटी से अगर आप टॉपिक निकालोगे तो आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और एग्जाम में भी ऐसे टॉपिक ही पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स पर आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग पर ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन और उसके यौगिक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के अलावा तो हमें कार्बन पर भी ध्यान देना होता है, कार्बन चेन के बारे में भी जानना होता है। तो वो हम क्या किस में पढ़ने वाले हैं, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में आपको ध्यान देना है कि सिलेबस में आपको केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। मेटल एंड नॉन मेटल, फ्यूल के बारे में, केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या यूज है, इसके बारे में हमें जानना होता है। बहुलक के बारे में और रेडियो सक्रियता, ये वो टॉपिक है जो मैं निकाल के लाया हूं आपका एनसीईआरटी बुक से। तो एनसीईआरटी बुक में आपको जो दिया गया है, इसमें सबसे ज्यादा जो टॉपिक आपको कवर करने हैं वो आपको इनको कवर करना है और इन पर ध्यान देना है। यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और वेटेज की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वेटेज में सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो बायो का वेटेज रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो बायो पे दिया जाता है। जब भी अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस पढ़ने में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपके बायो से बनते हैं, इसलिए बायो पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। बायो के बाद में दूसरे नंबर पर आपका फिजिक्स रहता है, तीसरे नंबर पर आपकी केमिस्ट्री होती है। तो इन तीनों में आप अगर ध्यान दें ज़्यादा तो आपको बायो और फिजिक्स पर अच्छा ध्यान देना है, ध्यान रखना। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी हैं। जीव विज्ञान का जो सिलेबस है
इसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवधारियों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी किसने दी थी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ये सारे क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं। आपका जो नोमेनक्लेचर होता है जिसे हम कहते हैं, जो आपका बायो साइंटिफिक नेम होते हैं, इसको देने वाले कौन थे, वो सब इसके अंदर भी पूछा जाता है। साइटोलॉजी की मैं बात करूं, कोशिका विज्ञान की बात करूं, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में, कोशिका के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, इनसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं। आनुवंशिकी की बात करूं तो जेनेटिक्स यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीज़ें ट्रांसफर होती हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और ये आपको करना होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस से बनते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण, मानव जो खाता है जो भी चीज़ें, तो वहाँ पर हमारा क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं, हमारे शरीर को क्या क्या आवश्यकता होती है, उनके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट पढ़ना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी अब बात करते हैं सिस्टम्स की, तो हमारे बहुत सारे हमारे सिस्टम्स यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ऑर्गन सिस्टम अपना अपना वर्क करते हैं, तो वहां पर अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे मैंने बोला डाइजेस्ट करने का वर्क, तो डाइजेस्ट करने का वर्क किस किस के पास में होता है, तो वो हम पूरा इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो परिसंचरण तंत्र, या सर्कुलेटरी का मतलब है यहाँ पे सर्कुलेशन की बात करना, और सर्कुलेट कौन होता है, यहाँ पे हम ब्लड की बात करने वाले हैं। स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे तो कंकाल तंत्र को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतः परिसंचरण तंत्र को पढ़ने वाले हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र को, यानी जो भी हमने खाया वेस्टेज के रूप में क्या क्या चीज़ें बाहर निकलती हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के, हम सांस जो लेते हैं, इनहेल जो करते हैं, इनहेल के बाद एक्सहेल करते हैं, इनहेल और एक्सहेल के बीच में जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ह्यूमन डिसीज यानी ह्यूमन के जो रोग होते हैं, जो हमें रोग लग जाते हैं, उनके बारे में वो भी क्वेश्चंस बनते हैं। और लास्ट आपका बॉटनी है, यानी आपको पादपों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो कि आप कोशिकाओं की बात करेंगे, जो हम इनमें साथ साथ देके चलेंगे, कि जैसे साइटोलॉजी है, तो साइटोलॉजी में आप क्या करेंगे, तो साइटोलॉजी में आप एनिमल को अलग पढ़ेंगे, प्लांट को अलग पढ़ेंगे, तो हम एक ही साथ में हम चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अलग चीज़ें हैं, बॉटनी से रिलेटेड चीज़ें भी इसमें अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बायोलॉजी का सिलेबस है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों से क्वेश्चंस कैसे बन, यानी इन चीज़ों से टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टॉपिक आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी करने के लिए आपको इन चीज़ों पर फोकस करना होगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो सामान्य विज्ञान, यानी हम विज्ञान की बात करें तो आपको यहाँ पे तीनों विज्ञान दी हैं 10, 11 और 12 पर, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, बाकी आप इसके अलावा देखें तो 2022 में जितने एग्जाम हुए, 18 में जो एग्जाम हुए, उनसे रिलेट यानी उनका एक एवरेज निकाला गया है। एवरेज की बात करेंगे तो प्राचीन इतिहास से अगर देखेंगे तो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और वहीं पर सितंबर और अक्टूबर, यानी सितंबर अक्टूबर की बात करें तो 2 सितंबर में यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अक्टूबर में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी यहाँ पर 2022 में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास की अगर मैं बात करूं तो मध्यकालीन इतिहास में 2022 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 18 में इनसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मध्यकालीन इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया, हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर टॉपिक का याद रखना कि हमें किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि कितने क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, आपके लगभग 5 एग्जाम को एनालाइज करके मैंने यहाँ पे ये चीज़ें दी है। तो जैसे आपका आधुनिक इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो आधुनिक इतिहास में 2022 में यहाँ पर आप देखेंगे तो 19 सितंबर में हुआ जो एग्जाम, और 8 सितंबर में जो एग्जाम हुआ, वहाँ पर आपसे लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए। एक एग्जाम में 2 पूछे गए और एक एग्जाम में 1 पूछा गया, यानी 20 क्वेश्चन आते हैं। तो 20 क्वेश्चन में आपके टॉपिक बहुत सारे हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। 2018 में 7 दिसंबर 2018 को एग्जाम हुआ, उसमें 1 पूछा गया, और 23 अक्टूबर 2018 को भी 1 पूछा गया। 22 सितंबर 2018 को इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो टॉपिक हैं, इनसे अलग अलग टाइम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया है और प्राचीन इतिहास से आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि हमारा सिलेबस क्या होता है, वाइड सिलेबस है, और 20 क्वेश्चन हमें करने हैं, और 20 क्वेश्चन अगर हमें करने होंगे तो 20 क्वेश्चन में कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा जा सकता है। वहीं पर आपको करंट अफेयर भी पूछा जा रहा है, वहीं पर आपको आपका पॉलिटी भी है, वहीं पर आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, और इसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान देना है, स्टैटिक जीके पर भी ध्यान देना है। तो हमारे पास
पास में टॉपिक ज़्यादा हैं और यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या होती है कम, तो इस वजह से किसी किसी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। कला एवं संस्कृति की बात करूँ तो कला एवं संस्कृति में आप अगर यहाँ पर 2022 की बात करेंगे तो 2022 में आप देखोगे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी अलग अलग शिफ्ट में। 18 में 3 एग्जाम में एक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, इसके बाद में भूगोल की बात करते हैं, तो हम भूगोल को पढ़ेंगे। तो भूगोल की बात करें तो भूगोल में 2022 में 3 क्वेश्चन पूछे गए और वहां पर 8 सितंबर 2022 को 1 क्वेश्चन, दिसंबर 2018 को 3, 2018 को इधर 2, यानी यहां से हमारा एक एवरेज निकल के आता है कि ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो 2 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से बनते हैं। कौन सी ज्योग्राफी? इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन विश्व के भूगोल की बात करूं तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे केवल 5 एग्जाम में से 3 एग्जाम में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी 2 एग्जाम में इनमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप कम भी पढ़ते हो तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते हैं। अगर आया भी तो एक क्वेश्चन आएगा, तो मुझे लगता है कि आप बाकी चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ें तो। ठीक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन इसमें दिखाया गया है। संविधान की बात करें तो संविधान से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान से यहां पर 18-22 में 3 क्वेश्चन और ये सितंबर 2022 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए और 18 वाले एग्जाम में एक एग्जाम में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एवरेज अगर माना जाए तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर संविधान से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, आजकल अर्थव्यवस्था का वेटेज बढ़ चुका है, इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं एग्जाम में। आप इतना फोकस कीजिएगा, अगर आपने एग्जाम का एनालाइजेशन किया होगा तो इकोनॉमी का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा है बाकी की अपेक्षा। तो इकोनॉमी में आप देखेंगे कि 2022 में 6 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे और वहीं पर 8 सितंबर को 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में। 18 में इससे 3 क्वेश्चन, 18 के एग्जाम में 4-4 क्वेश्चन। तो आप एक एवरेज निकालें तो लगभग 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन मुझे एक टॉपिक से मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? अर्थव्यवस्था रहेगा। तो आपने देखा होगा कि इतिहास से जहां पर हमें केवल 3 क्वेश्चन मिले थे, 3 इतिहास यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और कला एवं संस्कृति को देखेंगे तो एक एवरेज हमारा 3 आता है। इन चारों टॉपिक की अपेक्षा अगर हम भारत के भूगोल पर ध्यान दें तो यहाँ पे हमारा एक एवरेज आएगा कितना? एवरेज आएगा 2। वहीं पर हम अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें तो एक एवरेज आ रहा है हमारा 5। तो हम भूगोल और अर्थव्यवस्था पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं अगर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन इनके ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बाकी आप संविधान को देखें तो संविधान का भी एक एवरेज है 1 या 2 क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बाकी आप देखो कंप्यूटर से हमें कंप्यूटर से 2022 और 18 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पढ़ सकते हैं लेकिन कोई भी क्वेश्चन अभी तक इनसे नहीं पूछा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो एक बार ही इससे क्वेश्चन पूछा गया है। विविध में आपसे कहीं विविध की बात करेंगे तो हाँ, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे कभी 6 क्वेश्चन भी आए हैं, 2 क्वेश्चन भी आए हैं, 3 आए हैं, 2 आए हैं। तो आप इस टॉपिक पर भी ध्यान दे सकते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बात करें तो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपके 2022 में। 2022 के एक एग्जाम में आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में 5, 8 और 3। तो एक एवरेज इसका भी कितना आता है? लगभग आपका 6 का एक एवरेज आता है। तो आप देखो अगर हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर आप देखो भारत के भूगोल से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, अर्थव्यवस्था से हमें 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं और 6 क्वेश्चन हमें इससे मिल रहे हैं। तो हम लगभग 13 क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं अगर बात करूं तो विविध की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरे को 2 क्वेश्चन, यानी 20 में से 15 क्वेश्चन अगर आपको देखें तो भूगोल, अर्थव्यवस्था और इसके अलावा करंट अफेयर्स और आपका विविध, इन टॉपिक से भी हमें इतने सारे टॉपिक यानी 15 क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। ये एक एवरेज मैं बता रहा हूं। तो आप इन चीजों को छोड़ना किसी को नहीं है, क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी किस तरीके से एक एवरेज निकाला जाएगा तो आपके लगभग इन टॉपिक से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये पोर्शन आपका साइंस का है। और इस साइंस के पोर्शन में आप देखिएगा कि भौतिक विज्ञान से यहां पर 9 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में और वहीं पर 2022 में एक बार 9, बाकी आप देखो 18 में 5, 9 और 12 तक, यानी 25 में से 12 क्वेश्चन तक इसमें भौतिक विज्ञान में पूछे गए हैं। ठीक है, यहां पर अगर रसायन विज्ञान की मैं बात करूं तो यहां पे 9 क्वेश्चन,
ये 8, यहाँ पर 11, यहाँ 10 और 8, यानी 2018 में इसका एवरेज निकालें कि तो 10 क्वेश्चन, और यहाँ पर 2022 में जो क्वेश्चन है का एवरेज निकालें तो 8 क्वेश्चन। जहाँ पर जीव विज्ञान की मैं बात करूँ तो जो वेटेज हम बता रहे थे ज़्यादा इसका आता है, लेकिन ग्रुप डी में इसका वेटेज जो रहा है वो कम ही रहा है। तो आप देखेंगे कि 2022 के एग्जाम में 5 क्वेश्चन, 2022 के दूसरे एग्जाम में 7 क्वेश्चन, और 18 के एग्जाम में 5, 7 और 5। तो हम वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो आपका भौतिक विज्ञान पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे करके आपका बायो का टर्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम एक तरफ मैथ्स पढ़ रहे होते हैं और एक तरफ बायो, तो बायो वाला जो स्टूडेंट है उसको वेटेज इतना अच्छा नहीं मिलता जितना मैथ्स वाले को, क्योंकि वो बायो भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, फिर भी आप एक बार फोकस करिएगा, फिजिक्स का सबसे ज़्यादा पोर्शन इसमें पूछा जा रहा है। जहाँ पर आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान की बात करते हैं तो आपका लगभग 25 में से 10 या 11 क्वेश्चन, या आप मान सकते हैं 40% क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर आपको साइंस पर फोकस करना है तो आप इन चीजों को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखेंगे कि जब हम गणित की बात करेंगे तो गणित की बात करते हैं तो संख्या पद्धति से एक क्वेश्चन यहां पर हमसे पूछा गया है 2022 में, 18 में 4 और 18 में 1 1, यानी एक क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेगा ही मिलेगा संख्या पद्धति से। तो इसके बाद में बात करते हैं मासापा लासापा, इसमें भी आपसे 1 2 2 1 1 लगभग एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा गया है। वर्ग एवं वर्गमूल में देखेंगे तो यहाँ पर 2 बार एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बाकी सब में एक बार एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। घातांक करनी से केवल एक बार एग्जाम में आया है, तो इसका मतलब यह है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए नहीं बनता है घातांक एवं करनी, लेकिन पढ़ना हमें जरूर है, ध्यान इस पर भी देना है। हाँ, इतना है कि इस पर अगर आपके पास में टाइम कम हो पढ़ने का, तब आप इस चैप्टर को उस टाइम पे छोड़ सकते हैं, रिवीजन के टाइम पे आप एक बार देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, दशमलव संख्याओं की मैं बात करूं तो दशमलव संख्याओं से भी आप देखोगे तो केवल 3 बार, 5 में से 3 बार भी एक एक क्वेश्चन आया है, और दशमलव संख्याएं बहुत ईजी होती हैं, तो आप आसानी से इसको कर भी सकते हो अगर आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो। ठीक है, सरलीकरण की बात करें तो इसका एक एवरेज बनता है, तो 2 का एवरेज बनता है। हर एग्जाम में 1 से 1 2 2 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। एवरेज की बात करें तो एवरेज आपका 2 बार बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 18 और 22 में, बाकी 2 एक एक क्वेश्चन इससे आते हैं। अनुपात समानुपात, इसमें भी एक एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आपका आयु संबंधी क्वेश्चन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इससे क्या बनता है आप देखो, कब एक बार 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एक बार 3, एक बार 2 1, यानी एक एवरेज निकाला जाए तो 2 का एक एवरेज है, यानी यहाँ सर 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें टॉपिक आप देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट मिला, बाकी सब में एक एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, लेकिन ये ईजी होते हैं। आपका लासापा मासापा वर्ग वर्गमूल घातांक करनी ये ईजी है, बोर्ड मास इसमें पूछा जाता है। तो दशमलव संख्याएं ये सब एक एक 2 क्वेश्चन अगर आप आते भी हैं तो आप तुरंत कर दोगे। लेकिन एक अकेला टॉपिक वो कौन सा, वो आयु संबंधी वाला टॉपिक है, जहां से आपके लगभग 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, एक एवरेज। ठीक है, प्रतिशतता की यानी परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज से एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। लाभ हानि से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में लाभ हानि के बाद साझेदारी आपका यहाँ पे इंपोर्टेंट इतना नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, समय और कार्य की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जाता है समय और कार्य से। पाइप और टंकी की बात करें तो ये भी आपका खास इंपोर्टेंट नहीं है, हाँ इंपोर्टेंट इतना नहीं है। इसके अलावा साधारण ब्याज से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये सब पूरा आपको एवरेज दिख रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज से भी लगभग आपका पूछा ही नहीं गया है, एक बार जरूर एक क्वेश्चन पूछा गया, बाकी सब आप शिफ्ट में खाली दिख रहा है। तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका इतना खास चैप्टर नहीं है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस ग्रुप डी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, अदर एग्जाम के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे और चैप्टर दिए हैं। समय, चाल और दूरी की बात करेंगे तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इससे पूछा गया है 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसके अलावा 2 क्वेश्चन। रेलगाड़ी से आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि यहाँ से केवल एक ही बार एक क्वेश्चन बना है। नाव और धारा को भी आप देखें तो ये बिल्कुल खाली दिख रहा है, तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बुलाया है, दिखा है हमें। सांख्यिकी की बात करें तो एक एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया है, बाकी सब शिफ्ट में खाली है। बाकी का समंकों का विश्लेषण ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक एवरेज आपका 2 क्वेश्चन का बनता है। समतलीय आकृति का नहीं पूछा गया है, इसको आप इतना ज्यादा फोकस ना करें तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पे इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप देखें 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन तो इनसे बन रहा है। बीज गणित में भी आपका एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही है, सब में पूछा जा रहा है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को भी आप देखेंगे तो यहाँ पर इतना खास इंपॉर्टेंट चैप्टर
नहीं है। द्विघात समीकरण से भी एक एक क्वेश्चन बन जाता है। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वृत्त वाला चैप्टर आपका है इंपोर्टेंट तो बनता है, लेकिन यहाँ इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपसे इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए। त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निर्देशांक ज्यामिति जो है यहाँ पर बिल्कुल भी आपको खाली दिख रहा है, तो इतना इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर नहीं बनता। तो आप खुद देखिएगा कि यहाँ से कौन कौन से चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं जिनसे आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप अगर उस टॉपिक को ज्यादा फोकस करते हैं तो उस टॉपिक को फोकस करने पर आपको फायदा मिलेगा ही, क्योंकि हर साल उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आध जो बीच में आप देख रहे हैं कि जहां पर 3-3 4-4 बार के एक एवरेज निकाला जा रहा है, तो उन चारों बार में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अगर 5 में से 2 बार में ही क्वेश्चन पूछा गया है तो हाँ, उसको करेंगे जरूर, पढ़ना जरूर है, लेकिन आप अगर किसी और चैप्टर पर या टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका मैथ्स। बाकी ये आपका रीजनिंग है, जहां पर आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण, जहां पर आपको एक ही बार में 5 क्वेश्चन मिले थे। सांकेतिक भाषा परीक्षण, यहां पर एवरेज आपका 2 का आ रहा है, तो सांकेतिक भाषा परीक्षण को भी आपका इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सादृश्यता परीक्षण, 3-3 क्वेश्चन इससे पूछे गए, बाकी आपको एक क्वेश्चन एक बार मिला है। वर्गीकरण की बात करेंगे तो वर्गीकरण से आपको 3 शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला। रक्त संबंध से आपको 3 शिफ्ट में कोई भी संबंध नहीं दिखा है। दिशा परीक्षण आपका जरूर इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इससे एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। श्रेणी परीक्षण यहाँ पे 2 बार पूछा गया, बाकी सब खाली है। श्रृंखला परीक्षण की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं मानूंगा, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपका हर बार 2, 3 से 4 या 5 तक के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, तो श्रृंखला परीक्षण भी इंपॉर्टेंट बनेगा। गणितीय संक्रियाओं से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा। असमानता यानी इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो आपको देखेगा यहाँ पर पूरा खाली दिख रहा है, तो इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर नहीं बनता है। बैन आरेख से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन आपका एक एवरेज मान सकते हैं। बाकी न्याय संगत भी आप एवरेज मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। कैलेंडर को आप इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन कैलेंडर से यहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और बैठक व्यवस्थीकरण से आपको 2 बार एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन आए, बाकी किसी भी में एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, करना सब है, लेकिन मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, किस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। पहली परीक्षण से आपका एक एवरेज बनता है 1 का, बाकी अंक गणितीय तर्क शक्ति से 1-1 का एक एवरेज बनता है। और यहाँ पे आकृति वाले से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बना है। आकृति श्रृंखला से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे। वर्गीकरण से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। और आगे भी देखेंगे कागज का काटना, कागज का मोड़ना, दर्पण, आकृतियों को गिनना, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारण, निर्णायक क्षमता, इनसे आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते। बाकी सारे ऊपर में ही आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी आप अगर नोट करें यहाँ पर तो जो आपको 1 से लेके 15 तक में जो चैप्टर दिख रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी के जो 15 दिख रहे हैं ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं। तो आप अगर इन चीजों को भी नोटिस करें तो ध्यान रखना है कि बाकी शुरू के जो 15 हैं इन पर बहुत ज्यादा फोकस रखना है। बाकी के आगे के जो आपको 10 चैप्टर दिख रहे हैं इन चैप्टर को आप कर सकते हैं, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन हमें जब रिवाइज का टाइम मिलेगा तो इन पर इनका रिवीजन ज्यादा करना होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई। बाकी हमें आरआरबी ग्रुप डी के नोटिफिकेशन जो आया है इसकी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन के टिप्स क्या करना है, तो आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। मॉक टेस्ट के साथ में प्रीवियस ईयर पेपर, यानी प्रीवियस ईयर पेपर से हमें लेवल का पता चलता है, कैसा लेवल आता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था मैथ्स और रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक आपके बोनस पॉइंट होते हैं अगर आपको मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको सॉल्व, अगर आप उस टाइम पे यानी एग्जाम को जब देखेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के टाइम पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर निकल सकते हैं। लेकिन आप जीएस की तरफ जाएंगे तो आता है तो कर पाओगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये आपके लिए बोनस पॉइंट होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग अगर आपको आते हैं तो इन पर ज्यादा फोकस करना होता है। जनरल साइंस और करंट अफेयर्स की रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आप देखेंगे कि जनरल साइंस की एक पूरा अलग पोर्शन है, अलग आपका वेटेज है, 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25 नंबर और करंट अफेयर्स के लिए आपके 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप देखेंगे दोनों को मिला के 30 नंबर बनते हैं। तो 30 नंबर की स्टडी करने के लिए आपको इनकी रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। और साइंस में भी सबसे ज्यादा फिजिक्स पूछा जा रहा है, तो फिजिक्स में लगभग आपका 40 से 45% पार्ट है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहें।
ठीक है। और इसके लिए आप रेगुलर रोजाना रनिंग भी स्टार्ट कर दें। अगर आप पढ़ रहे हैं ठीक है, कुछ टाइम बाद करना चाहते हैं कुछ टाइम बाद भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल टेस्ट के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज के साथ आप 35 से 40 किलो का वजन उठा के भी आपको 100 मीटर दौड़ना होता है, तो आप वो भी प्रैक्टिस आप रोजाना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो बेटर रहेगा। तो इसके लिए आपको ये सारे प्रिपरेशन के टिप्स हैं, तो आप ये तैयारी कर सकते हैं। आपको सिलेबस समझ में आया होगा कि कौन कौन से टॉपिक को हमें ज़्यादा पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को कम करना है, तो कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। बाकी आपको सिलेबस पर ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक को आपको 6 महीने के अंदर, क्योंकि अभी एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, आपका ये एग्जाम जुलाई अगस्त तक नहीं होने वाला है, तो आपके पास में टाइम है। एक बात याद रखना, ग्रुप डी का एग्जाम जब तक होगा तब तक हम कुछ दिनों में आपके लिए एक ग्रुप डी किस तरीके से पढ़ना है, ग्रुप डी के लिए कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, इसके लिए हम अपना एक बैच लेके आ रहे हैं। उस बैच के लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, जैसे ही हमारा बैच आता है तो आपको पता चल जाएगा। बाकी कैसे पढ़ना है ये आप फॉर्म भरने के बाद में आपको चीज़ें हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे। आपको सैलरी के बारे में जानना है, इसकी पोस्ट के बारे में जानना है, फॉर्म भरते टाइम किस पोस्ट को चुनना है, किसके प्रेफरेंस देनी है, इन सारे वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ग्रुप डी की डिटेल्ड चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सिलेबस आपको समझ में आया है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, ये चीज़ें समझ में आई है, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों को वो बता सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें, यानी आपको यहाँ पर पढ़ने के टिप्स भी बताए जा रहे हैं, ग्रुप डी से रिलेटेड चीज़ें भी बताई जा रही हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं करना है, रनिंग के लिए क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसके अलावा आप पुलिस, यूपी पुलिस की अगर तैयारी कर चुके हैं, आपका एक नंबर आ चुका है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर आपको रोजाना चीज़ें बता रहे हैं कि रेगुलर किस तरीके से आप वहाँ पर दौड़ हो रही है, दौड़ होने के बाद किस तरीके से क्वालिफिकेशन हो रहा है, पॉइंट के आप माइक्रो नैनो सेकंड की बात करते हैं तो इन नैनो सेकंड के आधार पर कैसे बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो साथ ही हमारे साथ में जुड़े रहिए और यादवेन स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर जितना भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिलता है आप इन चीज़ों के लिए हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको और किस कंटेंट के बारे में जानकारी चाहिएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।